नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं 12 फरवरी को बाराबंकी से एसटीएफ में आया और 12 फरवरी के बाद से ही इस तरह की घटनाएं होने लगीं कि एक भी दिन, एक भी मिनट एसटीएफ की टीम और हम लोग ठीक से बैठ नहीं सके या हम लोग अपना कोई दूसरा काम, कोई प्लानिंग का या आगे की किसी रणनीति का कोई काम नहीं कर सके। मैंने आपको बताया था कि 2 मार्च को ही मेरठ में राहुल जैन की किडनैपिंग हो गई। केडिया की किडनैपिंग फरवरी में ही शुरू में हो गई थी। उनके अपहरणकर्ताओं का पीछा करते करते 13 मार्च को पप्पू तिवारी उर्फ पप्पू शूटर का एनकाउंटर हुआ। 2 अप्रैल को भीमा यादव और साधु यादव एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारे गए। 4 मई को राकेश हसनपुरिया गाज़ियाबाद में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारा गया। 7 मई को राकेश भंडारी, जो राहुल जैन अपहरण का अभियुक्त था, वो मारा गया। उसके बाद 10 जून को कोटा से वैभव अग्रवाल की किडनैपिंग हो गई, जिसके बारे में मैंने कल के एपिसोड में बताया था। अभी बाकी गैंग मेंबर्स के बारे में बात चली रही थी और जो ये छोटी मोटी और किडनैपिंग हुई थी उनको सॉल्व कर ही रहे थे। हम लोग वेस्टर्न यूपी में थे। लखनऊ हेडक्वार्टर आए हुए 2-3 दिन ही हुआ था कि 5 जुलाई 2005 को सुबह 9 बजे अयोध्या पर आतंकवादी हमला हो गया। गंभीर हमला था। हमले की बात सुन के लगभग आधे घंटे बाद ही ब्रेकिंग न्यूज़ सभी चैनल पर आने लगी कि अयोध्या में आतंकवादी हमला हुआ है और मुठभेड़ जारी है। उसके क्या परिणाम दुष्परिणाम होंगे, ये सबके मन में अलग अलग तरीके से उमड़ने घुमड़ने लगे। लगभग 9:30 बजे ही डीजी ऑफिस से, डीजी हेडक्वार्टर से हमारे एसएसपी को ये कम्युनिकेट किया गया, एसएसपी एसटीएफ को, कि पूरी टीम लेके फ़ौरन अयोध्या के लिए रवाना हो। लखनऊ से अयोध्या की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है और रोड अच्छी है, इसलिए 1.5 घंटे का समय ऐसा है जिसमें वहाँ पहुँचा जा सकता था। ऑफ़िस का टाइम ऐसा नहीं था कि हम लोग ऑफ़िस में बैठे हों, घर पे थे, ऑफ़िस के लिए तैयारी कर रहे थे। फ़ौरन एक दूसरे को बताया गया और कहा गया कि सारे लोग जहाँ भी हों वहाँ अपनी गाड़ियाँ बुलवा के 4-6-10 दिन का इंतज़ाम करके कमांडोज़ को बिठा के सब अयोध्या के लिए रवाना हो। 15-20 मिनट में सब लोग एक एक करके रवाना हुए। मैं था, अरविंद चतुर्वेदी डिप्टी एसपी थे उस समय, शाहब रशीद खान, एसटीएफ में आईजी साहब थे AK गुप्ता साहब, अखिल कुमार साहब एसएसपी थे। ये सारे लोग वहाँ से अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग जगह से बिना समय गंवाए हुए हम लोग अयोध्या के लिए रवाना हुए। बहुत तेज़ी से हम लोग अयोध्या पहुँचे और 1.5 घंटे से भी कम समय में हम अयोध्या मौके पर पहुँच गए। काफ़ी ज़्यादा भीड़ अयोध्या में, वो जो मंदिर है, रामलला का मंदिर था, जो अस्थाई स्ट्रक्चर था, उससे काफ़ी पहले ही पब्लिक को रोक दिया गया था। काफ़ी भय, आतंक और डरे सहमे लोग वहाँ दिखाई दे रहे थे, लेकिन सब कौतूहलवश अपने अपने घरों से बाहर भीड़ लगाकर खड़े हुए थे। रास्ते में ही हम लोगों ने स्थानीय अधिकारियों से बात कर लिया, इंस्पेक्टर अयोध्या, सीओ अयोध्या, जो लोग मौके पे थे, इन सब से बातचीत की और ये डिसाइड किया कि पहले हम लोग वहाँ पहुँचेंगे जहाँ से आतंकवादियों ने अयोध्या के उस रामलला मंदिर के अस्थायी निर्माण की
लिए घुसे थे। इसके पहले भी हमारी टीम को और हमको भी कई बार अयोध्या जाने का मौका मिला था अलग अलग कारणों से, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि अयोध्या के उस स्ट्रक्चर के चारों तरफ माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, तमाम न्यायालयों के आदेश से चारों तरफ और सॉलिड लोहे की एक बाड़ लगी हुई थी, पीले रंग की रंगी हुई थी, मुझे अभी तक याद है। और ये बाड़ ऐसी थी कि इसको जल्दी भेद पाना या जल्दी इससे उस पार जा पाना मुश्किल था, क्योंकि जो सैंक्टम सैंक्टोरम था वो बहुत ऊंचाई पर था और वहाँ पर सीआरपीएफ की टुकड़ियाँ थोड़ी थोड़ी दूर पर लगी रहती थी, चारों तरफ लगी रहती थी। निश्चित रूप से वो ऊंचाई पर थी तो नीचे की किसी भी हरकत को वो 1 सेकंड 2 सेकंड में देख लेंगे, और किसी भी आदमी का नीचे से ऊपर की तरफ जाना ये बहुत मुश्किल था। ऐसा आदमी जो बिना किसी अनुमति के और बिना किसी कारण के वहाँ से प्रवेश कर रहा हो। हम लोग सीधे उसी स्थान पर पहुँचे जहाँ पर ये जहाँ से घुसने के बारे में बताया गया था। जब आप फैज़ाबाद से अयोध्या की तरफ जाएंगे तो मुख्य मार्ग से बाएं हाथ की तरफ एक छोटी सी बैरिकेडिंग लगी है, जो उस लोहे के बाड़, लोहे का जो सीखचे नुमा जो पूरी दीवार थी, बहुत ऊंची, हमारे ख्याल से 15 फीट ऊंची होगी, 12 फीट ऊंची होगी, उसके किनारे किनारे वो रास्ता जाता था। चूँकि वो आम रास्ता नहीं था इसलिए इस पर भीड़ भाड़ नहीं होती थी। वहाँ सीधे हम लोग पहुँचे। वहाँ एक जीप जो फैज़ाबाद से अयोध्या वाले रूट पर दर्शनार्थियों को लेके आने जाने, बहुत बड़ी संख्या में लेके आने जाने वाली जीपें होती हैं, उन्हीं में से एक जीप थी जो बिल्कुल जिसके परखचे उड़ गए थे। और वो एक पैनल जो बड़ा लोहे का पैनल था, ऊंचा पीले रंग का रंगा हुआ सॉलिड लोहे का, उससे बिल्कुल सटा के ये खड़ी की हुई थी। और ऐसा प्राइमा फेसी प्रतीत हो रहा था कि इसमें रखे हुए विस्फोटक को उड़ाया गया और उसके इम्पैक्ट से वो पूरा पैनल लोहे का, वो पूरा जो जंगला जिसको कहते हैं स्थानीय भाषा में, वो पूरा का पूरा भीतर की तरफ गिर गया और फिर वहाँ से ये पैदल आतंकवादी भीतर की तरफ घुसे। स्थानीय पुलिस के भी सभी अधिकारी आ गए और उन्होंने ये बताया कि साहब इसी तरफ से ऊपर की तरफ गए थे, पूरी कहानी बताई। और फिर उनसे ये पूछा गया कि भाई बॉडीज़ उस समय तक वहाँ से 5 आतंकवादी इसमें मारे गए थे और उनके शव वहाँ से निकाल कर पोस्टमार्टम हाउस में भेज दिए गए थे। कैंपस में उस समय तमाम मोबाइल फ़ोन, दर्शनार्थी जिधर से आते हैं उधर लोग भागे थे, उधर से दर्शनार्थी भगे थे, कुछ उनके मोबाइल थे, कुछ जो AK-47 उनकी थी, हैंड ग्रेनेड्स थे, ये सब जो इस्तेमाल किए गए थे आतंकवादियों द्वारा, वो सब इकट्ठा करके एक जगह रखे हुए थे और उनके पास उनके साथ जो बैग और कपड़े थे वो भी अलग से रखे गए थे। करीब 80 के आसपास मोबाइल वहाँ पड़े हुए मिले थे। पहला तो यही किया गया कि सारे मोबाइल्स को इकट्ठा करके इसमें से कोशिश की जाए ये जानने की कि ऐसा तो नहीं कि आतंकवादियों में से किसी एक का मोबाइल हो, और हम उसी की तलाश में थे। बिना उसके कुछ भी आगे बढ़ पाना संभव नहीं था। सबसे पहले फॉरेंसिक टीम उस जीप की जांच कर रही थी और कि इसमें क्या हुआ होगा, किस तरह का विस्फोटक इस्तेमाल किया गया होगा। इसी जांच के दरमियान हम लोग जब वहाँ थे तो उसी में एक जला हुआ बिना सिम और बैटरी का एक मोबाइल फ़ोन मिला। वो जहाँ ये पर्दे वाली जीप हुआ करती थी, जो पहले महिंद्रा जीप पर्दे वाली चलती थी, वो ड्राइविंग सीट के पीछे पर्दे और ड्राइवर के उतरने का जो रास्ता है उसके बीच में जो लोहे की मजबूत फ्रेम की पत्ती होती है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है जीप का,
उसके ठीक नीचे पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस विस्फोट में वो किसी तरह से बाहर छिटकने से पत्ती की वजह से बच गया हो, ठीक उसके नीचे मलबे में वो पड़ा हुआ था। ये तय हो गया कि RDX से कम का ये विस्फोटक नहीं था और इसे जानबूझ के ऐसी जगह पर लगा के उड़ाया गया था, विस्फोट किया गया था, जहाँ से रामलला के उस स्थायी मंदिर तक पहुँचने का सबसे छोटा रास्ता था। उससे कम दूरी का और कोई रास्ता ही नहीं था पूरे कैंपस के भीतर, जितना जहाँ पर ये लोहे की बाड़, वो लोहे का परिसर सुरक्षित करने के लिए जो ये लोहे की छड़ों वाले बड़े बड़े जाल लगाए गए थे। सब मोबाइल फ़ोन के साथ इस मोबाइल फ़ोन को भी रखा गया। एक हम लोगों की टीम का एक आदमी लगाया गया कि सब मोबाइल ऑन करके उसके कॉन्टैक्ट्स में जो नंबर हों उनको डायल करके और उनसे पूछा जाए कि ये किसका फ़ोन है। नेचुरली वो 2 घंटे पहले की बात है, तो हो सकता है वो लोग वहीं पर हों, और जिनका नाम पता पूरा पता लग जाए उनको या तो साथ वालों को इन्फॉर्म करके थाना अयोध्या से वो अपने मोबाइल फ़ोन ले जाएं। पर्पज़ उसमें ये था कि 50-60 में कौन सा इन आतंकवादियों का है या उनके किसी सहयोगी का है जो अनआइडेंटिफाइड हो, हमें उस पर फोकस करना था और समय की कमी थी, इसलिए काम बहुत जल्दी करना था। एक पूरी टीम लगा के उस 50-60 मोबाइल फ़ोन जो थे उनको 1-1.5 घंटे में सबको खबर करके और सबके ओनर ऑलमोस्ट मिल गए। एक मोबाइल फ़ोन जिसकी स्क्रीन टूट गई थी लेकिन वो घटनास्थल पे नहीं मिला था, एक वो रह गया और दूसरा वो जो जीप में मिला था। जो जीप में मिला था उसमें वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, ना उसमें सिम था और ना बैटरी थी, जल गया था बुरी तरह से वो। लेकिन इसके बावजूद भी कभी आपने जो पुराने, अब तो बैटरी वाले मोबाइल फ़ोन ही नहीं आते, पहले मोबाइल को खोल के पीछे उसकी बैटरी निकालिए तो बैटरी के नीचे एक प्लास्टिक की पतली सी चिप्पी लगी होती थी, कभी एकदम सफ़ेद या कभी काले पर सफ़ेद अक्षर से लिखी हुई, और उस पर उसका मेक नंबर और IMEI नंबर, कुछ नंबर्स लिखे होते थे। आज भी जिसके पास पुराना मोबाइल फ़ोन हो वो खोल के देखे तो उस चिप्पी में वो प्लास्टिक की एम्बेडेड उसमें रहती थी, आसानी से उसको खुरच के निकाल पाना मुश्किल है। वो उसी में चिपकी हुई थी जिसमें उसका IMEI नंबर और उसका मेक, उसका ब्रांड, उसके फैक्ट्री के आउटलेट के 2-4-6 नंबर उसमें लिखे रहते थे। उस काले रंग की चिप्पी का भी अधिकांश हिस्सा जल गया था। उसको कपड़े से साफ़ करने पर IMEI उसमें बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा था। 15 डिजिट का नंबर होता है IMEI नंबर, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर। एक IMEI के 2 सेट पूरी दुनिया में नहीं हो सकते। जो भी मोबाइल फ़ोन की इस्तेमाल करने के या मोबाइल नेटवर्क को यूज़ करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें यही है कि हर सेट का अलग अलग IMEI नंबर होगा और वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी से लेना होगा, और उससे उस सेट के बारे में आप पता कर सकते हैं। अपने IMEI को आप सर्च कर सकते हैं कि किस कंपनी का ये सेट होगा। डुप्लीकेट चाइनीज़ मोबाइल्स को छोड़ के सभी में IMEI नंबर आपको अलग अलग मिलेगा। वो नंबर ढूंढा गया। आप अगर उसको रन कराइए अलग अलग एजेंसीज़ में, अलग अलग जो सर्विस प्रोवाइडर हैं जैसे कि SR फ़ोन, ऊषा फ़ोन, एयरटेल, टाटा डोकोमो, एयरसेल, बहुत ढेर सारे फ़ोन कंपनियां थीं, और कुछ कंपनियां ऐसी थीं जो कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में बहुत चलती थीं लेकिन उत्तर प्रदेश में उतनी कॉमन नहीं थी।
दूसरा मोबाइल जो मिला था उसमें सिम लगा हुआ था, सिम को दूसरे सेट में लगा के उसे ढूंढ लिया गया और उसके भी ओनर का पता लग गया है। अब उस टूटे हुए मोबाइल सेट को छोड़कर बाकी सभी सेट थाना अयोध्या में रख दिए गए और सब पे जो भी डायल करके नंबर पता लगे थे वैसी स्लिप उसमें लगा दी और धीरे धीरे करके 3-4 घंटे में अनाउंसमेंट भी करा दिया गया। 3-4 घंटे में लोग अपने मोबाइल सेट ले गए। इसी बीच में एक बात और हुई कि जो एजेंसीज़ हैं, बड़ी एजेंसीज़ जिन पर ये दायित्व होता है कि इस तरह की बड़ी घटनाओं का जिनका नेशनल और इंटरनेशनल रेमिफिकेशन होता है, उनके बारे में जानकारी, उन पर उन पे नज़र रखें, उन पे जानकारी रखें। उस समय तक उत्तर प्रदेश में एटीएस का गठन नहीं हुआ था और आतंकवादी घटनाओं, आईएसआई एजेंट्स की गिरफ्तारी, इस तरह के सब काम भी एसटीएफ की ही वो यूनिट करती थी जिसको टेररिज्म का काम दिया गया था। मैं और मेरे साथ जयप्रकाश, हम दोनों लोगों को ये काम दिया थी। सारे कोऑर्डिनेट जो आतंकवाद से संबंधित हैं, इनकी सारी मीटिंग्स वो हम लोग अटेंड किया करते थे। तो इस तरह आईबी और आरएडब्ल्यू के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में हम लोग थे पिछले करीब 1.5 साल से। इस संबंध में जो भी आदेश निर्देश आते थे डीजी साहब के माध्यम से, उनका पालन कराना, उनके बारे में स्टेटमेंट तैयार करना, उनके बारे में जानकारी रखना। बहुत अच्छे अधिकारी उसमें थे उस समय। श्री सतीश झा, श्री अविनाश मोहनानी, ये दोनों सेवानिवृत्त हो चुके हैं। श्री अविनाश मोहनानी डीजी सिक्किम होकर रिटायर हुए, लेकिन बहुत लंबी सेवा इन्होंने आईबी में की। और श्री सतीश झा वो उन्होंने भी बहुत लंबा समय बिताया। ये दोनों ही बहुत ही काबिल और बहुत जेन्युइन और बहुत मेहनती अधिकारी थे और हम लोग यूपी की एसटीएफ उनसे लगातार 2 वर्षों से संपर्क में थी। मुझे ये फ़ोन किया गया कि आप वहाँ तक चले जाएं, मॉर्चरी तक, बॉडी वहाँ रखी हुई है 5 की, और उनके साफ फोटोग्राफ तुरंत लेके, उस समय मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल उस समय नहीं चले थे। कैमरा हम लोग सब लोग अपने पास छोटा रखते थे। सोनी के छोटे कैमरे हम लोगों को मिले हुए थे, उनसे लेके और उसे तत्काल मेल करिए। इनकी पहचान की जानी बहुत ज़रूरी है। हमने बताया कि साहब इस तरह से भी एक हम लोग IMI इस तरह से मिला हुआ है, इसमें लगे हुए हैं। उन्होंने कहा ये ज़रूरी है, आप इसे जाके करें, IMEI का काम आप किसी और को दे दें। जो IMEI उस टूटे हुए जो गाड़ी के भीतर, कुछ उससे आशा ये बंधी थी कि अगर ये गाड़ी के भीतर मिला है तो या तो ये ड्राइवर का होगा या फिर उन 5 आतंकवादियों का होगा जो वहाँ से और मंदिर तक, ऑलमोस्ट उसके पास तक पहुँच गए थे। उस IMI को रन कराने के लिए जो इसका बेसिक प्रोसेस है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो IMI मेल करती है सभी सर्विस प्रोवाइडर्स को कि आप इसको रन कराएं कि इस हैंडसेट पे कौन कौन से नंबर कब कब कितने कितने दिन तक चले हैं। लेकिन ये पता नहीं था कि ये किस मोबाइल कंपनी से और किस स्टेट के पर्टिकुलर मोबाइल कंपनी के सिम इसमें चले होंगे। तो इसलिए सभी 24 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को ये मेल वहीं से किया गया। अरविंद चतुर्वेदी और शाहब रशीद खान, ये दोनों ही इस मामले की महारत हासिल रखने वाले अधिकारी थे। इन दोनों को ये नंबर दिया गया कि आप इसे रन करा के और ये पता करें कि इस पे कौन कौन से नंबर कब कब चले हैं। उसी से ये अंदाज़ लगेगा कि ये नंबर किसका है। तो सभी 24 प्रदेशों और यूनियन टेरिटरीज़ को वो मेल किए गए। इस प्रोसेस में भी 10, 15, 20 मिनट लगे होंगे और सभी को DGP साहब के माध्यम से सभी स्टेट्स को भी ये कहलवाया गया कि टॉप प्रायोरिटी की इन्फॉर्मेशन है और आप लोग इसे जितनी जल्दी हो सकें बाकी काम रोक के
इसे दें। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने भी अपनी तरफ से सबको ये खबर कराई कि इसको जल्दी से जल्दी स्विच में जाके और इसको रन करा के इसके रिज़ल्ट से एसटीएफ को अवगत कराएं। ये काम वहाँ चल ही रहा था, हम लोगों को वहाँ भेजा गया। मार्चरी के बाहर भी भीड़ थी, शहर से अलग मार्चरी बनी हुई है। और वहाँ जो वहाँ के असिस्टेंट होते हैं, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पोस्टमार्टम हाउस में जो लोग काम करते हैं वो दक्ष होते हैं पोस्टमार्टम कराने के। डॉक्टर्स उनकी राय या उनके मशवरे को मानते हैं और तब पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार होता है। जो वहाँ के कर्ता धर्ता जो असल में उसका सब काम धाम देखते हैं, वैसे तो वहाँ उसको स्थानीय लोग स्वीपर के नाम से बुलाते हैं कि साहब ये स्वीपर हैं, बट सारा काम वही लोग करते हैं। और सच तो ये है कि वही मालिक हैं पोस्टमार्टम हाउस के, वही जानकार हैं और सारी डिग्रियां जो मेडिकल के स्टूडेंट्स के पास होगी वो सब बेकार हैं उनकी जानकारी के आगे। मैंने बहुत शुरू में अपने पहले या दूसरे एपिसोड में इसी तरह के एक पोस्टमार्टम के बारे में जिक्र किया था। उनको बुलाया, चूँकि मैं पहले भी इनका हमेशा कायल रहा हूँ इनकी जानकारी का। ये कहीं बेचारे फिगर में नहीं होते हैं। इनसे कहा जाता है बॉडी को उसको डिसेक्ट करने का, उसको काटने का, बाकी ये माना जाता है कि डॉक्टर्स ही देखते हैं। खैर वो 3 लोग थे वहाँ पे, उनको बुलाया गया और उनसे कहा गया कि भाई हमें इनकी साफ़ फ़ोटो चाहिए, ऐसी फ़ोटो जिसको देख के आराम से पहचाना जा सके। हमको कहीं भेजना है और अगर वो फ़ोटो, तो उसने कहा साहब मैं पूरी बात समझ गया। बोले मैं समझ गया, आप लोग भीतर आएँ, अभी मैं एक एक का चेहरा साफ़ करके उनके बालों को कंघी करके, और अभी रिगर मॉर्टिस नहीं हुई है, इसमें ताज़ी डेड बॉडी है, मतलब ये कि अकड़न उसमें नहीं आई है, अभी वो आराम से, अभी बॉडी वो फ्लेक्सिबल है, उसको थोड़ा पीछे की तरफ से उठा के और फिर मैं बताऊंगा जहाँ से, जिस एंगल से, वहाँ से आप फ़ोटोग्राफ लेंगे तो वो पहचान में, जो भी पहचानने वाला व्यक्ति है वो पहचान लेगा। उसकी ये बात मुझे कुछ अटपटी लगी, ऐसा क्यों कह रहा है ये। मैंने कहा ऐसी क्या बात है कि आपको इतना करना पड़ेगा। बस अगर मिट्टी धूल में, चूँकि वो ग्राउंड में सीआरपीएफ पीएसी के जो जवान थे उनसे एक्सचेंज ऑफ फायर करीब 45 मिनट गोलियां चली थी, 50 मिनट, उसके बाद इनको न्यूट्रलाइज़ किया गया था। तो वो मिट्टी धूल में भरी हुई उनकी बॉडी थी। तो उनका साहब हम आपको बता रहे हैं हम कि एक तो साफ़ हो चेहरा, बिल्कुल धुला हुआ हो, और उनका नेचुरल जो हेयर स्टाइल है उसी तरह उस बाल को गीला करके उसको उस तरह से कंघी से हम उसी स्टाइल में कर देंगे। ऊंचा उठाने का मतलब ये है कि जो ह्यूमन टेंडेंसी है देखने की, वो सामने से देखने की है। फिर उसने एक एग्ज़ाम्पल बताया कि साहब आप अखबारों में, ऑलमोस्ट हर दिन के अखबार में, उस दिन के एक स्थानीय अखबार को भी उसने दिखाया कि देखिए साहब ये अज्ञात शवों के संबंध में नोटिफिकेशन अलग अलग पुलिस ज़िलों की पुलिस देती है कि साहब ये फ़लाँ अज्ञात शव मिला है और इसका ये हुलिया है, अगर इसके बारे में किसी को कोई जानकारी हो तो फ़लाँ फ़लाँ नंबर पे बताएं। उनका ये सब बॉडी, ज़मीन पर पड़ी हुई बॉडी की फ़ोटो खींच के लोग भेजते हैं। उसको आप सीधा भी कर देंगे, सीधा करके देखेंगे, मान लीजिए आपके पास फ़ोटो या अखबार है, सीधा भी करके देखेंगे तो भी वो ज़मीन पर ही लेटी हुई है। और चूँकि आदमी की आदत पड़ जाती है किसी को खड़े खड़े सीधे, उसका जो 3 डायमेंशनल, जो आँख से देखने का जो प्रभाव है 3 डायमेंशनल, वो 3 डायमेंशनल ही देख के उसे अच्छी तरह पहचान पाएगा। उसके आगे उसने ये भी बताया है कि साहब अगर आप अपने ही किसी जानने वाले की लेटे हुए कोई तस्वीर ले लीजिए और दूसरे जानने वाले को उसे दिखाइए तो उसे पहचानने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर खड़े हुए किसी आदमी की आप दिखाएंगे, बात बिल्कुल सही, उसकी जो समझने वाली थी वो समझ में आई। खैर मुझे इससे बहुत ज़्यादा, उस समय मुझे तुरंत फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत थी, मैं इसमें बहुत उलझना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसकी बात मैंने मान ली। मैंने कहा एक तो वैसे जैसे नेचुरल कोर्स में है, एक फ़ोटो मैं वैसे ले लेता हूँ,
और एक तुम्हारे कहने से, तुम जैसे कह रहे हो वैसे ही फ़ोटो मैं लेता हूँ। उसने कहा साहब आप बिल्कुल 10 फ़ोटो ले लीजिए, फ़ोटो लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं समझ गया साहब ये तो आतंकवादी लोग हैं, लेकिन मैं उसी तरह से फ़ोटो आपको निकलवा दूँगा। और वैसा ही किया उसने। पहले तो वो जैसे जिस हालत में वहाँ डेड बॉडी आई हुई थी, वो सील करने की प्रोसेस भी उसकी अभी शुरू नहीं हुई थी, इसलिए क्योंकि भीड़ वहाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी। तुरंत वहाँ से बॉडी का निकाला जाना और उसके जो सामान थे, उसके जो कपड़े थे, उसको सुरक्षित किया जाना बहुत आवश्यक था, कि क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई चीज़ ऐसी जो भीड़ की वजह से, लोगों के देखने की वजह से उसमें कोई बदलाव आ जाए। पहले सारी फ़ोटोग्राफ हमने अपने कैमरे से, हमने और हमारे साथ हमारी जो टीम के लोग थे उन्होंने खींची। उसके बाद एक एक शव को उसने, चेहरे को अच्छे से साफ़ करके, बाल को उसी स्टाइल में, बाल को गीला करके उसी स्टाइल में अच्छे से उसको कंघी करके, पीछे पीठ की तरफ से उसे ऊपर उठा के, और फिर उसने कहा साहब आप बैठ के ऐसे तस्वीर खींचिए, तो ये जो इसकी शक्ल है वो जो सामने से जो कोई भी देखेगा वो तुरंत पहचान लेगा, आप ऐसा करके देखिए। और उसने 5 के पाँचों शवों की उसी तरह से फ़ोटो खिंचवाई हम लोगों से। थोड़ी देर में उसके शव विच्छेदन के लोग भी आ गए और पोस्टमार्टम की पूरी टीम डॉक्टर्स की आ गई, और उसको सील करने की जो प्रोसेस होती है और हैंडओवर करने की मॉर्चरी को, फिर वहाँ रिसीव करने की, फिर उसके बाद सील तोड़ने की, और फिर पोस्टमार्टम शुरू करने की जो प्रोसेस होती है वो वहाँ पर की जाती है। ये हम लोगों ने बाहर ही आके अपने लैपटॉप से ये सारी फ़ोटोग्राफ भेज दी। 20, 25, 30 हो गई थी, कुछ नेचुरल जैसे वो थी और कुछ जो उसने की थी। इसी बीच में जब वहाँ ज़्यादा भीड़ हुई तो हम लोगों को भी ये कौतूहल हुआ कि ये पता किया जाए कि ये कौन लोग हैं और कितनी गोलियां इनके शरीर में लगी हैं, और इनके कपड़ों में कौन सी ऐसी चीज़ बरामद होती है। करीब 1 घंटे में वो सारी प्रोसेस, उसको बॉडीज़ को सील करने का, उसके बाद फिर उसको वहाँ पोस्टमार्टम हाउस में रिसीव कराने का, डॉक्टर्स को के सामने उसकी सील खोलने का, ये सब सारी सारी जो प्रोसीजर है उसको उन्होंने पूरा कर लिया। इसके बाद फिर उसके सारे कपड़ों को उतार के उसको एक अलग बंडल में, जो जो सामान उसमें मिले उसको एक अलग बंडल में ये करने की प्रोसेस शुरू हुई। वहाँ जाके मैंने एक बहुत ही अजीब सी बात ये देखी कि वो एक तो सारे कपड़े जो उतारे गए उनके शरीर से वो सब नए थे, सब में प्राइस टैग भी लगा हुआ था। जूते, मोजे, अंडरवियर, बनियाइन, कुछ पे टी शर्ट थी, कुछ पे जीन्स थी, ये सब नए, ब्रांड न्यू, जो उसी दिन पहने गए थे। दूसरा कि वो शेवन थे, उसको जो है ताज़े ताज़े शेव किए हुए थे, एक को छोड़ के सब ने बिल्कुल ताज़े शेव किए हुए थे। और दूसरी जो सबसे अजीब या सबसे विस्मय करने वाली बात थी कि वो शेवन बिलो द वेस्ट, कमर के नीचे बिल्कुल ताज़े शेव किए हुए थे। खैर ये बात मैंने नोट की। उसके करीब 1 घंटे बाद फिर दिल्ली से ये फ़ोन आया कि भाई फ़ोटोग्राफ तूने बहुत अच्छी भेजी है और संबंधित को ये भेज दी गई है और मोस्ट प्रॉब्ली इसका आइडेंटिफिकेशन आधे घंटे में हो जाएगा। ये कैसे फ़ोटो ऐसे कैसे खींची और किसने इस तरह से फ़ोटो खींचने के लिए आपको एडवाइस किया था। मैंने उनको पूरी बात बताई कि साहब ये लोग जो यहाँ पोस्टमार्टम हाउस में होते हैं, इन्होंने ये बताया कि जब तक उसको सीधा करके 3D सिचुएशन में लाकर, जिस सिचुएशन में लोगों की आँखों को आदत होती है किसी व्यक्ति को देखने की, अगर उस तरह से फ़ोटो खींची जाएगी, और अभी इसलिए पॉसिबल है कि अभी बॉडी में रिगर मॉर्टिस नहीं हुआ है, अगर उस तरह फ़ोटो खींची जाएगी तो वो फ़ोटो पहचानने में आसानी होगी। तो उन्होंने वो भी विस्मित हुए और उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात जिस किसी ने तुम्हें बताई, और ये पहली बार इस तरह से इतनी साफ़ और ऐसी फ़ोटोग्राफ है कि हम लोग इसको भेज रहे हैं, और इनिशियली इसको तुरंत पहचान लिया गया, जबकि जो बॉडी पड़ी हुई थी नीचे फर्श पे और ऊपर से फ़ोटो खींची हुई थी उसको पहचानने में दिक्कत हो रही थी। तो उनको वो ताज्जुब वाली बात मैंने बताई। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे है, उसमें जो कपड़े मिले हैं वो सब बिल्कुल नए हैं, सब में किसी किसी में प्राइस टैग
खासकर सबके मोजों में जो वो चिपका हुआ प्राइस टैग था वो लगा हुआ था। जूतों में प्राइस टैग कुछ में नीचे सोल के पास लगा रहता है, वो लगा हुआ था। तो और शेवन बिलो द वेस्ट था, ये मैंने उनको बताया। मैंने कहा साहब ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है, मैंने तो इसका क्या मतलब है, ये कौन लोग हो सकते हैं? तो उन्होंने विस्तार से समझाया कि तुमने कभी नहीं देखा होगा, हम तमाम, उन्होंने फिर बताया कि अक्षरधाम की घटना में जो आतंकवादी मारे गए थे उनका भी इसी तरह, और कई एक घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया कि सब में उसी तरह थे, और ये पाकिस्तानी नेशनल है। और जो जिहाद का कंसेप्ट है, उन्होंने कहा कि आप गूगल करिएगा तो इसमें आपको सब पता लग जाएगा, और यहाँ भी मैं उसका जिक्र करना बहुत उचित नहीं समझता हूँ। आप गूगल करेंगे कि जो जिहादी हैं या जिहाद करने के लिए जाते हैं, उनके दिमाग में उस समय क्या होता है या उनको क्या बताया गया होता है, और क्यों इतना प्रिपेयर होके वो जाते हैं जब उनको पता होता है कि वो इस प्रोसेस में मारे जाएंगे। तो ये आपको वहाँ पर मिल जाएगा। खैर ये सब फ़ोटो वोटो दे के हम लोग फिर वापस आए। जब वापस आए तब तक करीब 2 घंटे की प्रोसेस हो चुकी थी, और वो जो IMI भेजे गए थे अलग अलग 24 स्टेट्स में, उसमें 15-16 स्टेट्स का तो तुरंत आ गया कि उनके यहाँ ये कभी भी ये मोबाइल सेट किसी भी सिम नंबर से नहीं चला है। लेकिन कुछ कुछ स्टेट्स जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन सब में उन्होंने ये बताया कि नहीं साहब, सारा डाटा इसका हम इकट्ठा करके भी आपको 1 घंटे में देते हैं, ये सेट यहाँ पे चले हैं और बहुत बहुत नंबरों से चले हैं। ये बहुत जिसको कहते हैं कि आशा भरी बात थी, और हम लोग बहुत आशान्वित थे कि इसे हमें ज़रूर कुछ न कुछ इससे हमें मिल जाएगा। धीरे धीरे इसके रिज़ल्ट आने शुरू हुए, और लगभग शाम को हम वहाँ पर करीब 10:30 पौने 11 बजे पहुँचे थे, और पहला रिज़ल्ट IMI का हमें शाम को 5:30 पौने 6 बजे मिल गया। हमारे IG साहब, AK गुप्ता साहब, अखिल कुमार साहब, सब लोग वहीं अयोध्या कोतवाली में ही, क्योंकि बाकी सब जगह भीड़ इतनी थी कि इंडिपेंडेंट काम कर पाना बहुत मुश्किल था। अयोध्या कोतवाली, आपको ध्यान होगा, बहुत पुरानी कोतवाली है, और उसमें एक मीटिंग हॉल जैसा है, वहीं पर सभी लोग बैठ गए, सबके पास अपने अपने लैपटॉप थे, और इन्फॉर्मेशन भेजना और उनसे कलेक्ट करना। तो पहला रिज़ल्ट हमें मिल गया कि इसमें ये 8 या 9 नंबर चले हैं पिछले 2 सालों में। फिर उसमें कुछ कुछ पीरियड्स में बिल्कुल कॉल कोई नहीं थी, करीब 1-1.5 महीने का एक पीरियड था, 15 दिन का एक पीरियड था। तो उसके लिए ये समझ में आ गया कि ये रोमिंग पे रहे होंगे। ओरिजिनली ये दिल्ली का नंबर था, लेकिन ये जितने पीरियड में रोमिंग में रहे होंगे उतने पीरियड की कॉल डिटेल रिपोर्ट वो दिल्ली का वो सर्विस प्रोवाइडर नहीं दे सकता। उसके लिए फिर सभी स्टेट्स को भेजना होगा कि ये नंबर रोमिंग में इस तिथि से इस तिथि तक आपके स्टेट में अगर रहा हो तो उसकी डिटेल भेज दी जाए। बहरहाल हमें रात में 10 साढ़े 10 बजे तक पूरी पिक्चर हमारी क्लियर हो गई कि ये सिम कब ओरिजिनेट हुआ, किसके पास आया, कितने लोग इसमें थे, और जो हमारे 10 कुल सस्पेक्टेड प्राइम नंबर निकले थे हज़ारों नंबरों में से, उनका क्या आपस में कोरिलेशन है, कौन इसको कंट्रोल कर रहा था, और कैसे कैसे उन लोगों ने प्लान करके किस दिन ये सभी फॉरेन नेशनल पाकिस्तानी थे तो किस दिन वो हिंदुस्तान में आए, उसके बाद से उन्होंने क्या क्या एक्टिविटी की, और फिर फाइनली 5 जुलाई 2005 को यहाँ तक पहुँचे। इस पूरी बात को, इस इन्वेस्टिगेशन की डिटेल को, ये सारी बातें चूँकि अभी भी ये मुकदमा अदालतों में है, इसमें जो लोग स्थानीय थे, हमें ये पता करना था कि स्थानीय सहयोग के बिना ये संभव नहीं है, तो कौन कौन लोग इसमें स्थानीय सहयोगी थे, और 10 दिन के भीतर ही पूरी इन्वेस्टिगेशन में एक एक चीज़ क्लियर हो गई, जिसका देश भर में बहुत जिसको सराहा गया, और UP-STF की इस कार्रवाई को आप कहीं भी देखेंगे गूगल करके तो उसकी बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की गई। आगे इसको कैसे किस तरह से आगे बढ़ाया गया, और इस मोबाइल फ़ोन के डिटेल से क्या क्या जानकारियाँ हुई जो अदालतों में हैं उस अभी, और जिसमें अदालतों में कई साल, दसियों साल तक सुनवाई होने के बाद
लोअर कोर्ट से उसमें जजमेंट हुई और आगे अब हाई कोर्ट में ये मामले चल रहे हैं। ये सब मैं आपको कल बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।